हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अक्षर आस्थान। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और हम कक्षा 10 का पाठ पढ़ रहे थे। दोस्तों, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो वो आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, अगर वीडियो क्लियर दिखाई नहीं देता है, इस तरफ 3 डॉट्स हैं, उसको आप टिक करेंगे तो नीचे की तरफ आपके रेजोल्यूशन खुलेगा, उसे आप 240 या 360 पर कर लीजिए, बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हम दूसरा पार्ट पढ़ रहे थे। दूसरे पार्ट में भले ही कुछ टाइम लग रहा हो दोस्तों इन पार्टों में, लेकिन एक एक लाइन में एक एक क्वेश्चन छिपा हुआ है, जिसे बाहर निकालना, फिर उसको समराइज़ करना, उसको बिल्कुल शॉर्ट में और समझने लायक स्थिति में लाने के लिए दोस्तों थोड़ा टाइम लगेगा। हिस्ट्री के जो चैप्टर हैं इसमें, तो देखिए हमने गुलाम और खिलजी 2 वंश देख लिए थे। खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी, गुलाम वंश में ऐबक और इल्तुतमिश आदि के बारे में, रजिया, इनके बारे में हमने पढ़ा दोस्तों। तुर्क के चहलगानी, ये सब जो थे, बलबन की नीतियाँ। इसके बाद जो तीसरा वंश आता है, जैसे कि मैंने बताया था गुड़ खा तू, तो तू का मतलब तुगलक, तीसरा वंश आ गया दोस्तों। अंतिम शासक था खुसरो शाह है खिलजी वंश का। तो इसकी हत्या करके गाजी मलिक नाम का व्यक्ति, जो कि गयासुद्दीन तुगलक नाम से गद्दी पर बैठा, उसने शासन संभाला 1320 में। गयासुद्दीन तुगलक जैसे ही इसने शासन संभाला तो प्रताप रुद्र देव तेलंगाना का शासक था, जिसने विरोध किया, विद्रोह कर दिया, और विद्रोह को दबाने के लिए जूना खां, जो इसका पुत्र था, इसे इसने भेजा। और जूना खान ने न केवल प्रताप रुद्र देव तेलंगाना वर्तमान तेलंगाना ही है दोस्तों, दक्षिण में था ये, तो इसको न केवल जूना खान ने दबाया, बल्कि जाजनगर पड़ता है उड़ीसा जो राज्य है, जो कि पूर्वी तट पे है हमारे, तो जाजनगर जो है वो इसने विजय किया। और गयासुद्दीन तुगलक के काल में बंगाल विद्रोह जो अंतिम था, तो उसके काल में दमन हुआ। ये जो विद्रोह होते थे, जैसे ही केंद्रीय शासन कमज़ोर होता था, तो जो दूरस्थ वाले जो राज्य हैं वो सभी विद्रोह पर उतारू हो जाते थे। और ये पैटर्न आगे मुगल काल तक, अंग्रेज़ों के काल तक चलता है, और स्वतंत्रता तक यही पैटर्न रहता है। क्योंकि जैसे ही प्रशासनिक केंद्र जो है इसकी दूरी बढ़ती है, तो प्रशासन का जो नियंत्रण है वो भी कम हो जाता है दोस्तों। 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, और इसके बाद में जूना खां, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से शासन ग्रहण करता है, राज्य ग्रहण करता है, या राज्याभिषेक उसका होता है, मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक इतिहास में एक ऐसा पात्र है, और ये जो भी कार्य करने जाता उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती और ये असफल हो जाता। तो विस्मयकारी तत्वों का मिश्रण कहते थे इसे, मोहम्मद बिन तुगलक को। तो एक रक्त का प्यासा और अंतर्विरोधों का मिश्रण कहा जाता है किसे, मोहम्मद बिन तुगलक को। इसके समय दोस्तों 23 मुक्ता थे, मुक्ता कहा जाता था राज्यों को। तो उसके जो शासन है उसके अंतर्गत कितने राज्य आते थे, छोटे बड़े 23 राज्य आते थे, जिन्हें मुक्ता कहा जाता। जियाउद्दीन बर्नी, ये इसका समकालीन इतिहासकार भी था और ये राजनीतिक विचारक था। जियाउद्दीन बर्नी, इसने तारीख फिरोज शाह लिखी। तो फिरोज शाह का मतलब ये है कि ये फिरोज शाह के काल में भी था, हम आगे पढ़ेंगे। और ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी था, और फिरोज शाह तुगलक के काल में भी था। इसकी पुस्तक का नाम है तारीख ए फिरोज शाही। इसने जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार 5 मुख्य कार्य किए, जो कि अभी हम देखेंगे, और 5 में ये असफल रहा। इसलिए मतलब इसकी आलोचना बहुत की जाती है। और जब इसकी मृत्यु हुई तो इसके बारे में एक विद्वान ने तो ये तक कहा कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। तो दोस्तों देखिए, पहला कार्य इसने क्या किया, 2 आब में कर वृद्धि। दोआब, जैसे कि मैंने पहले भी समझाया था, गंगा यमुना का जो मैदानी क्षेत्र है ये दोआब कहलाता है। आब का मतलब होता है नदियाँ। 2 नदियों के मध्य की जो भूमि है वो दोआब कहलाती है। ये बहुत उपजाऊ होता था और यहाँ बहुत अनाज होता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कर थोड़ा सा बढ़ा करके क्यों ना अतिरिक्त आय अर्जित करें, लेकिन दुर्भाग्य से उस वर्ष अकाल पड़ गया और भयंकर विद्रोह हो गए, इसलिए दोआब में कर वृद्धि इसकी असफल रही। दूसरा इसने कार्य किया कि अपनी राजधानी जो है, दिल्ली थी सल्तनत काल में राजधानी, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय लाहौर थी, बाद में दिल्ली स्थानांतरित हो गई थी। तो अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया दोस्तों, देवगिरी दक्षिण भारत में है,
तो सारी राजधानी, जितने राजधानी के लोग हैं सबको वहाँ ले जाना, भले ही वो अपाहिज है, लूला है, लंगड़ा है, केस है, अंधा है, सभी व्यक्तियों को ले जाना। तो बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई दोस्तों दिल्ली के लोगों को वहाँ जाने पर, कई लोग रास्ते में ही मारे गए। तो ये राजधानी परिवर्तन किया इसने। ये 1327 से 1335 तक राजधानी रही और इसका नाम उसने किया दौलताबाद। और इसका हो सकता है कारण ये रहा हो कि जो बाहरी आक्रमणकारी हैं उनसे महफूज करने के लिए अपनी राजधानी को इसने दिल्ली से ये देवगिरी ले गया, ये भी असफल रहा। तीसरा इसने कार्य किया सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा इसने 1330 में लेके आया। यह क्या है दोस्तों, इसमें इसने एक तांबे के सिक्के चलाए और सांकेतिक रूप से चलाए, मतलब उनकी कीमत ज़्यादा होती थी और सांकेतिक रूप से वो माने गए चांदी के सिक्के हैं जबकि थे वो तांबे के। तो ये जो तरीका है उसका ये भी असफल रहा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने घरों में टकसाल खोल ली। टकसाल का मतलब होता है जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं। तो घरों में अपने टकसाल खोल ली और बहुत सारी जाली मुद्रा मार्केट में आ गई, बाज़ार में आ गई, और यह भी इसकी असफल रही। चौथा जो इसने कार्य किया, खुरासान पर आक्रमण की इसने योजना बनाई। खुरासान उत्तर पश्चिमी भारत में था और ये पहाड़ी इलाका था, खुरासान अफ़गानिस्तान की तरफ। तो इस पर इसने आक्रमण की योजना बनाई और जितनी भी सेना थी उस सेना को 1 साल का अग्रिम वेतन दे दिया दोस्तों। लेकिन हुआ ये कि बाद में आगे जाके इससे समझौता हो गया और खुरासान में 1 साल का अग्रिम वेतन देने के कारण बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान हुआ इसे। आखिरी जो इसका जो था 5वां कार्य, कराचिल का अभियान। कराचिल का अभियान इसमें इसने खुसरव मलिक की अध्यक्षता में इसने कराचिल जो है अभियान, इस पर सेना भेजी। और ऐसा कहा जाता है, इब्न तूता भी कहता है कि इसकी सेना में वो सेना रास्ता भटक गई और भटकते भटकते दोस्तों वो ऐसी स्थिति में पहुंच गई कि जब सेना वापस लौटी तो मात्र 10 सैनिक ही उस सेना में से वापस लौटे। तो इस प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाएं जो कि इसने बहुत ही जिज्ञासापूर्वक या बहुत उत्साह से लागू की, वो 5 योजनाएं असफल हो गई। दोआब में कर वृद्धि असफल हो गई, राजधानी परिवर्तन असफल हो गया, सांकेतिक मुद्रा असफल हो गई, कराचिल का अभियान और खुरासान का अभियान असफल हो गया। तो इस प्रकार से 1351 में यह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है दोस्तों। इसके समय 1333 में मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, वह दिल्ली में आता है और ये दिल्ली का काजी भी उसे नियुक्त करता है मोहम्मद बिन तुगलक। और बाद में 1342 में चीन का दूत बना करके उसे भेजा जाता है। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय कौन सा विदेशी यात्री आया था। तो दोस्तों इब्न बतूता, और कहाँ से आया था, मोरक्को से। इस प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक जो कि अंतर्विरोधों का मिश्रण था, उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में शासक बनता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक इसके समय बंगाल में, जैसे कि मैंने बताया, बंगाल बहुत दूरस्थ प्रांत था, वहाँ विद्रोह होते रहते थे। तो बंगाल में हाजी इलियास ने विद्रोह कर दिया और इसने 2 बार कोशिश की लेकिन इसे सफलता नहीं मिली, विद्रोह को खास ये दबा नहीं पाया। इसने एक कार्य किया, इसने जो भी सैनिक थे या जो नौकरी, सरकारी नौकरी थे, उन सबको वंशानुगत पद बना दिया। वंशानुगत का मतलब ये हुआ कि सैनिक यदि मर जाता है या सैनिक यदि नौकरी छोड़ता है तो उसका बेटा ही सैनिक बनेगा। इस प्रकार से जो कार्यकुशलता है वो कम हो गई और जो क्षमता थी सरकारी ढांचे की वो बहुत कमज़ोर हो गई। तो नौकरियों को वंशानुगत इसने किया। फतेह खां ये इसका पुत्र था और इसका नाम भी इसने अपने सिक्कों में दर्ज लिखवाया। इसने दोस्तों इसके जो प्रमुख कार्य थे वो निर्माण कार्य बहुत महत्वपूर्ण थे, या जो ढांचागत जो विकास होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास होता है वो बहुत महत्वपूर्ण था। हिसार, फिरोजाबाद और जौनपुर नगर इसने बसाए। और इसके काल में टोपरा और मेरठ, आपने नाम सुना होगा, हमने पाठ पढ़ा था अशोक का, अशोक मौर्य काल में अशोक पढ़ा था। तो वहाँ जो अशोक के स्तंभ थे टोपरा और मेरठ से जो प्राप्त हुए थे, उन स्तंभों को इसने दिल्ली मंगवा लिया फिरोज शाह तुगलक ने। लेकिन दिल्ली तो ये स्तंभ ले जाए गए लेकिन वहाँ इनको पढ़ने में सफलता नहीं मिल पाई। ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसका जो प्रमुख कार्य है, सबसे महत्वपूर्ण यदि मैं कहूँ तो हांसी और सिरसा में क्षेत्र में इसने नहरें बनवाई। सतलज नदी से दीपालपुर तक इसने पहली नहर निकाली और यमुना से सिरमौर तक दूसरी नहर निकाली। इस प्रकार से इसने
उपज बढ़ाने के लिए, कृषि उपज बढ़ाने के लिए बहुत दूर की सोच रखी और कई सारे इसने बाग बगीचे लगवाए और विशेष ध्यान दिया इन नहरों के विकास पे। तो ये प्रथम शासक था जिसने नहरीकरण पे इतना जोर दिया। सतलज से दीपालपुर, यमुना से सिरमौर, ये जो नहरें हैं ये आगे जाकर के बहुत मील का पत्थर साबित होती हैं। इसका एक और प्रमुख कार्य था ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाना। जजिया कर, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि जो गैर विधर्मी जो होते हैं, जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं, उनकी सुरक्षा की एवज में जो राशि ली जाती थी, जो कर लिया जाता था, वो जजिया कर होता था। तो इसने पहले क्या प्रथा रही थी पहले के समय कि इससे पहले जो था ब्राह्मणों को जजिया कर नहीं देना होता था, क्योंकि ब्राह्मण खुद दान ग्रहण करके अपनी आजीविका चलाते थे। लेकिन इसने ब्राह्मणों को भी नहीं बख्शा और इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लागू कर दिया। यह बहुत कट्टर मुस्लिम था दोस्तों और पूरी जो शरीयत के अनुसार इसके नियम चलते थे। यह बहुत कट्टर था और इसने हिंदू धर्म के खिलाफ और शिया, जो दो संप्रदाय हैं शिया और सुन्नी, तो शिया संप्रदाय के खिलाफ इसने बहुत ज़्यादा अत्याचार, मैं कहूँ अत्याचार किए। और जितने भी कर थे वो सारे कर हटा करके मात्र इसने 4 कर रखे, केवल 4 कर जिनका शरीयत में उल्लेख है, वो 4 कर इसने रखे: खराज, जकात, खम्स और जजिया। खराज दोस्तों क्या है? जो सामान्य जो कर होता था जो कि खेती पर दिया जाता था उसे खराज कहते हैं। और जकात होता था कि जो धार्मिक, ये जो मुस्लिम धर्म के या इस्लाम के अनुयायी जो थे, वो जो उनके 2.5% एक कर लगता है जिसको गरीबों में, अपाहिजों में, विकलांगों में बांट दिया जाता है। तो एक ये कर इसने लिया। खम्स जो कर है ये होता था लूट, यदि सेना को कहीं लूट से सामग्री प्राप्त होती थी तो उस पर लिया जाने वाला कर। और जजिया कर, जैसे कि मैंने अभी बताया, तो इसने केवल 4 ही प्रकार के कर रखे। हालांकि किताब में उल्लेख नहीं है, लेकिन इसने सर्ब, एक नाम सर्ब कर भी लगाया था, जो कि नहरों से संबंधित, जहाँ नहरें होती थी वहाँ शर्ब नामक एक कर भी लगाया अपने मौलवियों से परामर्श लेकर के। इसने एक दीवान-ए-बंदगान एक विभाग खोला। तो आप आश्चर्य भी करेंगे कि इसके काल में 1,80,000 गुलाम थे। 1388 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद जो है, यह तुगलक वंश का अंतिम शासक होता है। और नासिरुद्दीन महमूद के समय, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, नासिरुद्दीन महमूद के समय 1398 में तैमूर, जो कि तुर्क आक्रमणकारी था, उसने भारत पे हमला किया। तो ये आप याद रखिएगा, तैमूर लंका आक्रमण हुआ नासिरुद्दीन महमूद के समय और 1398 में। इसने जी भर के लूटा भारत को और जाते जाते इसने अपना व्यक्ति वहाँ शासक बिठा दिया और उसका नाम था खिज्र खां। तो इस प्रकार से चौथे वंश की शुरुआत हो जाती है। और हमने याद किया था गुड़ खा तू सा से हो गया सैयद। तो इसका संस्थापक था खिज्र खां। 1414 तक इसका शासन था। इसके बाद मुबारक खां, फिर आलम शाह, ये अंतिम शासक था सैयद वंश का। तो सैयद वंश में कुछ विशेष वर्णन नहीं है। इसके बाद में जो अंतिम वंश हम पढ़ते हैं वो है लोधी वंश। दोस्तों लोधी वंश की शुरुआत करते हैं। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। मूलतः ये अफगान थे। अब तक जितने भी वंश हमने पढ़े वो सभी तुर्क सरदार थे, जबकि यह अफगान सरदार थे। याद रखिएगा, अफगान वंश जो है ये लोधी वंश था। और बहलोल लोधी के बाद निजाम शाह को सिकंदर शाह भी कहा जाता है। सिकंदर लोधी के नाम से हम ज़्यादा जानते हैं। यह जो सिकंदर लोधी है यह जाना जाता है अब न्याय और राजस्व विभाग में जो सुधार किए वह इनके लिए जाना जाता है। और एक और इसकी विशेषता है, परीक्षा में पूछी जा सकती है, पूछी भी गई है, गुल्लरू खां नाम से यह अपनी जो कविताएं हैं ये लिखता था और उनमें जो अपना नाम है वो लिखता था गुल्लरू खां। याद रखिएगा, जैसे कि मैंने कहा कि राजस्व सुधार के लिए और न्याय प्रशासन के लिए जाना जाता है, न्यायिक सुधारों के लिए। इसने एक सिकंदरी गज चलाई थी। सिकंदरी गज क्या होता है? तो पहले जहाँ भूमि को नापने के लिए कोई विशेष इकाई नहीं होती थी और बहुत समस्याएं आती थी, और तो इसने एक गज का इस्तेमाल किया, इसे सिकंदरी गज कहा गया। ये 30 इंच का होता था और ज़मीन नापने के लिए काम में लिया जाता था। तो इसने इसकी शुरुआत की और 1506 में इसने आगरा नगर की नींव रखी। आगरा किला एक अलग बात है दोस्तों, और आगरा नगर की नींव इसने रखी। आगरा नगर का निर्माण इसने किया। इसका कारण ये था, ग्वालियर, धौलपुर आदि जो आसपास के जो राजा हैं उन पर प्रभाव रखने के लिए इसने आगरा नगर का
जो है आगरा नगर की नींव रखी। इब्राहिम लोदी इसके बाद शासक बनता है 1517 में, और इब्राहिम लोदी के खाते में केवल युद्ध ही आते हैं दोस्तों। इब्राहिम लोदी का सबसे पहले महाराणा सांगा जो कि मेवाड़ के राजस्थान के शासक थे उनसे युद्ध हुआ, उसमें इसको हार मिली। और पानीपत का युद्ध हुआ 1526 में, ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था। पानीपत के युद्ध में जो मुग़ल जो वंश है उसकी जो नींव है उसकी शुरुआत हो जाती है दोस्तों। पानीपत का युद्ध जो है यह बाबर ने जीत लिया, और बाबर कौन था? मुग़ल वंश का संस्थापक। तो इस प्रकार से जो 1526 का जो वर्ष है वह भारतीय इतिहास में बहुत ही मैं कहूँगा कि युगांतकारी वर्ष कहा जा सकता है। एक युग का अंत होता है, सल्तनत काल जहाँ समाप्त होता है यहाँ से, वहीं मुग़ल वंश की शुरुआत यहीं से शुरू, इसकी जो नींव है भारत में वो पड़ जाती है। इसके बाद दोस्तों सल्तनत कालीन प्रशासन बताया गया है पाठ में। देखिए सुल्तान जो है, सुल्तान है ये जो सर्वोच्च जिसे हम राजा कहते आए हैं अभी तक, तो जो राजा है इसे सुल्तान कहा जाता था। सुल्तान की जो पदवी है यह तुर्क जो शासक थे उन्होंने ग्रहण की, और महमूद गजनवी जो तुर्क आक्रमणकारी था उसने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि ग्रहण की, और बाद में जितने भी शासक हुए वो सभी सुल्तान बनते गए। ये एक पद था, न कि किसी व्यक्ति का नाम। सुल्तान जो है वह राजनीतिक, न्यायिक, धार्मिक सभी प्रकार से सर्वे सर्वा होता था, और सभी जो अंतिम फैसले हैं वो इसी के हाथ में होते थे। ऐसी आशा की जाती थी कि जो धार्मिक मामले हैं वह उनमें उलेमा की सलाह ले, लेकिन कई शासक ऐसे हुए जो कि उलेमा को बिल्कुल नहीं समझते थे। कुछ शासक जो कट्टर होते थे वह उलेमाओं से सलाह लेकर के ही धार्मिक फैसले करते थे। उलेमा कौन होते हैं दोस्तों? उलेमा जो है ये जो इस्लाम धर्म है इसमें जो धर्म के जानकार हैं, जिन्हें जो इस्लामी धर्म है उसका पूरा ज्ञान है, उसे उलेमा कहते हैं। तो जो सुल्तान है उनसे ये आशा की जाती थी कि वो उलेमाओं के अनुसार धार्मिक फैसले करें। दरबार जो होता था उसमें अमीर होते थे। अमीर जैसे कि मैंने बहुत अच्छे से समझाया था पिछले वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी के समय। अमीर मतलब जो सरदार होते थे, जो बड़े जो प्रभावशील जितने भी सरदार हैं वो अमीर कहलाते थे, जो कि दरबार में होते थे, और यही सारे षड्यंत्रों की जड़ होती थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने तो इनको बहुत अच्छे से संभाला या इन पर प्रतिबंध लगाए। तो ये दो प्रकार के होते थे, तुर्क और गैर तुर्क। दोस्तों तुर्क जो हैं, जो तुर्क सरदार थे ये, और इनके अलावा जितनी भी जाति के जो सरदार थे वो सभी गैर तुर्क में आते थे। और एक नाम जैसे कि हमने पढ़ा था, इल्तुतमिश ने तुर्क के चहलगानी की स्थापना की थी। 40 सरदारों का एक दल बनाया था ताकि ये अपना प्रशासन सही चला सके, और बलबन ने इसे समाप्त किया था जो कि चहलगानी का एक सदस्य था। तो यह था। इसके बाद में जो राजा की मंत्री परिषद होती थी उसे मजलिस ए खलवत कहा जाता था। मजलिस ए खलवत, इसमें 4 प्रमुख पद होते थे, वजीर, आरिज मुमालिक, दीवान इंशा और दीवान रियासत। तो सल्तनत कालीन प्रशासन बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो ये पूरा अगर आप एक साथ लिखते हैं तो पूरा टॉपिक बिल्कुल आपके लिए तैयार हो जाएगा। वजीर जो है, वजीर से आप एक शब्द जोड़ लीजिए, वजीर वित्त। वित्त मतलब पैसा, धन, यानी जो राजस्व विभाग है उसका सर्वोच्च जो अधिकारी होता था वजीर होता था। धन का आय और व्यय जो है वो इसकी निगरानी में होता था। इसका जो विभाग है वो दीवाने विजारत कहलाता था, और इसके अधीन मुस्तौफी कार्य करता था। मुस्तौफी होता था महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक से आज के भाषा में हम कहते हैं ऑडिट करना, जांच करना, किसी भी खातों की जांच करना तो ऑडिट होती है। तो ऐसा जो कार्य है वो कौन करता था? मुस्तौफी। और खजीन, जो खजांची होता था उसे खजीन कहा जाता था। मजूमदार, ये जो हिसाब किताब रखता था, जो ये पद होता था ये मजूमदार होता था। ये सभी वजीर के अधीन कार्य करते थे। और जलालुद्दीन खिलजी ने एक पद सृजित किया, दीवाने वकूफ़, और अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया दीवाने मुस्तखराज, और मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया दीवान ए अमीर कोही। यह जो दीवान ए अमीर कोही है, यह विभाग जो कृषि योग्य भूमि नहीं होती थी उसको कृषि योग्य भूमि में बदल करके, और आय के अनुरूप या आय के लिए उसको कृषि योग्य भूमि में बदलने का जो कार्य देखता था, यह विभाग देखता था अमीर कोही। और इसका जो प्रधान है वो दीवाने अमीर कोही कहलाता था।
इसके बाद दूसरा जो प्रमुख पद था वो था आरिज ए मुमालिक। ये जो सैन्य विभाग है इसका प्रमुख कहलाता था आरिज ए मुमालिक। तो वजीर आरिज ए मुमालिक दूसरा। तीसरा था दीवान ए इंशा। दीवान इंशा का कार्य होता था जो भी शाही पत्र व्यवहार होते थे, जो राजाओं से या राजा के अधीनस्थ होते वो सभी उनकी निगरानी और सभी का जो प्रबंध है वो दीवान इंशा द्वारा होता था। चौथा था दीवान, वर्तमान में हम विदेश मंत्रालय कह सकते हैं, जो भी दूसरे शासक हैं उनसे किस प्रकार के संबंध रखने हैं, क्या कूटनीतियाँ हैं, ये सारी आती थी दीवाने रियासत में। इस प्रकार से 4 प्रमुख इसके विभाग थे, वजीर जो पद थे, 4 प्रमुख मंत्री कह सकते हैं हम, वजीर, आरिज ए मुमालिक, दीवान इंशा और दीवान रिसालात। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कुछ पद हैं जो इन शासकों ने सृजित किए। इसके बाद देखिए धार्मिक जो विभाग है इसका प्रमुख होता था सद्र उस सुदूर। सद्र उस सुदूर यह धार्मिक विभाग का प्रमुख होता था। इसका कार्य क्या होता था कि जैसे मैंने अभी करों में आपको बताया कि जो ज़कात कर होता था, जो कि धार्मिक कर था मुस्लिमों के लिए, वो जो 2.5% अपनी आय का कर था उसको मैनेज करना, उस धन को व्यवस्थित करना, खर्च करना, ये सभी कार्य कौन देखता था? सद्र उस सुदूर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, एक शब्द आया है इस पाठ में कि जो सल्तनत काल है यह सैन्य धर्म सापेक्ष राजतंत्र था। अब इसका क्या मतलब है? सैन्य धर्म सापेक्ष, इसका मतलब हुआ कि यह सैन्य व्यवस्था पर पूरी तरह निर्भर था सल्तनत काल, और धर्म सापेक्ष था। यह धर्म सापेक्ष का मतलब है किसी विशेष धर्म को लेकर के इसका रुझान था, और वो इस्लाम धर्म था। तो इस्लाम धर्म को ध्यान में रखते हुए सैन्य विभाग की सहायता से यह राजतंत्र था जो चलाया जा रहा था। न्याय की बात करें तो न्याय विभाग का प्रमुख होता था काजी उल कुजात। काजी, जैसे कि हम बार बार इसका उल्लेख हमें मिलता है काजी शब्द का, तो ये न्याय विभाग का प्रमुख होता था। सूचना जो मंत्रालय है उसका प्रमुख होता था बरीद ए मुमालिक। बरीद, इसे गुप्तचर को बरीद भी कहते थे। तो इस विभाग, ये जो विभाग का मुखिया होता था ये बरीद ए मुमालिक। इसके अलावा दरबार और राजमहल में जो व्यक्ति नियुक्त किए जाते थे वो कुछ पद हैं यहाँ। वकील ए दर। वकील ए दर का कार्य होता था कि जो भी घरेलू कार्य हैं राजमहल के या परिवार के, राज परिवार के, वो ये कार्य देखता था। बारबक भी कुछ ऐसा ही कार्य करता था। अमीर ए हाजिब। अमीर ए हाजिब दरबारी शिष्टाचार को देखता था, दरबार में कैसे शिष्टाचार रखना है। अमीर ए शिकार, अमीर ए मजलिस और सर ए जहांदार। तो ये जो व्यक्ति थे, ये जो पद थे, ये इन पद पर आसीन व्यक्ति दरबार और राजमहल की व्यवस्थाएं देखते थे। इस प्रकार से ये जो पूरा केंद्रीय ढांचा है, केंद्रीय ढांचा बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही लागू होता था प्रांत पर। तो जो प्रांतीय व्यवस्था है वो बिल्कुल ऐसी होती थी, और प्रांत का जो प्रमुख होता था वो कहलाता था नाजिम। प्रांत का जो प्रमुख होता था वह राजा का बहुत करीबी रिश्तेदार होता था या बहुत विश्वस्त व्यक्ति होता था जो कि प्रांत का शासन संभालता था। प्रांत को बांटा गया था सिक, जिसे हम वर्तमान में जिला कह सकते हैं। तो इस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया था। सबसे पहले केंद्रीय शासन को प्रांतों में बांटा गया, प्रांतों को बांटा गया सिक में। तो इस प्रकार से जो तुर्की जो शासन है, तुर्की प्रणाली से चलता था, और बहुत ही निरंकुश शासन था, सैन्य व्यवस्था पर पूर्णतः आधारित था, और धर्म सापेक्ष था। एक शब्द है धर्म सापेक्ष। धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है कि ऐसा राजतंत्र या ऐसा प्रशासन जिसमें धर्म को, मतलब किसी धर्म विशेष को महत्व नहीं दिया जाए। जैसे कि हमारे संविधान में धार्मिक निरपेक्षता शब्द है, जबकि ये धार्मिक सापेक्ष, यानी उल्टा। संविधान में जहाँ हम किसी भी धर्म को महत्व नहीं देते हैं, धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत, और धर्म सापेक्ष का मतलब हो गया कि यह किसी धर्म विशेष को प्रश्रय देते थे या महत्व देते थे। इस प्रकार से जो शासक है वो बहुत प्रमुख होता था, और निरंकुशता उसको प्राप्त थी, और धार्मिक कार्य में ज़रूर वह उलेमाओं से थोड़ी सलाह मशवरा कर लेता था। तो दोस्तों, इस प्रकार आज हमने जो आगे के खिलजी वंश के बाद के जो प्रमुख वंश हैं वो देखे, तुगलक, सैयद और लोदी, और उसके बाद में सल्तनत काल की व्यवस्था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।